नमस्कार। आज इस एक ख़ास व्याख्यान में हम लोग देखेंगे जो आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांत पढ़े हैं उनके कुछ उपयोग हम देखेंगे। कुछ ऐसे यंत्र हम देखेंगे जिनमें केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांतों का उपयोग होता है। वैसे तो हमारे आसपास जितने भी यंत्र आप देखने की कोशिश करेंगे आप पाएंगे कि सभी या तो बिजली से चलते हैं या चुंबकीय सिद्धांतों से, लेकिन आज हम उन खास यंत्रों की बात करेंगे जो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिद्धांतों से चलते हैं, मतलब वो सिद्धांत जिनमें आवेश गतिमान नहीं होते हैं। पहला ऐसा यंत्र जिसकी हम चर्चा करेंगे वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक में दो इलेक्ट्रोड्स यानी दो विद्युदग्र के बीच एक उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। इतना तेज विभव कि उसके बीच जो हवा होती है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। किसी डाइलेक्ट्रिक के आर पार बहुत तेज विभव लगाने पर, या इसका मतलब किसी डाइलेक्ट्रिक में बहुत तेज विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी वह आयंस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। तो जैसा कि आप देखेंगे इन दो विद्युदग्र के बीच में बहुत तेज विभव लगाया गया है। किसी अवक्षेपक को लगाया जाता है किसी चिमनी के मुख पर जहां से वह धुआं छोड़ता है, और अवक्षेपक लगाने का उद्देश्य होता है कि वह धुएं से जो धूल के कण हैं उनको निकाल फेंके। तो जब इन दो विद्युदग्र के बीच में से धुआं गुजरता है और इतने तेज विभव से जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो धुआं आवेशित हो जाता है, और आवेशित धुआं इन विद्युदग्र की ओर आकर्षित होता है और इन विद्युदग्र से चिपक जाता है। बाद में हम इन विद्युदग्र को निकालकर धुएं, जो चिपका हुआ धुआं है, जो उसको हम किसी अलग जगह इकट्ठा कर सकते हैं, और इस तरीके से जो चिमनी के मुख से हवा निकलती है, जो धुआं निकलता है उसमें धूल के कण नहीं होते हैं। इस तरीके से चिमनी के मुख से निकलने वाली हवा साफ हो जाती है। दर्शाए गए यंत्र की प्रक्रिया अब हम आपको एक चलचित्र के माध्यम से दिखाएंगे। यह चलचित्र हमने YouTube के चैनल अशोका से लिया है। आप यह चलचित्र वहाँ भी देख सकते हैं, अथवा यहाँ भी हम आपको इस चलचित्र के द्वारा इस यंत्र की प्रक्रिया दिखाएंगे। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग की विधि के बारे में बताऊंगा। इसमें एक पाइप में, स्प्रेइंग पाइप में एक तरल को हवा में मिश्रित करके उसमें पाइप के नोजल पे उपस्थित इलेक्ट्रोड के माध्यम से तरल के कणों को ऋणात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, और पहले से उपस्थित एक धनावेशित लक्ष्य पर इन कणों को हवा के माध्यम से ले जाया जाता है। चूँकि हमारा लक्ष्य धनावेशित है और हमारे तरल के कण ऋणावेशित हैं, तो इनके बीच में एक कूलम बल कार्य करता है, और इस बल की वजह से ये कण इस लक्ष्य के चारों तरफ जाकर चिपक जाते हैं, और चूँकि कूलम बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही बड़ा है, इस वजह से ये कण इस लक्ष्य के छिपी हुई सतहों पर भी जाकर चिपक जाते हैं
और इस बल की वजह से ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में भी कार्य करके उन सतहों पर पहुंच जाते हैं और इस तरह से लक्ष्य का रंगलेप हो जाता है। इस विधि का एक फायदा यह है कि इसमें ये कण जो ऋणावेशित हैं ये चारों तरफ, लक्ष्य के चारों तरफ जो धनात्मक आवेश पर है उस पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं और एक समान रूप से विस्तृत होने के बाद इनके चारों तरफ रंग का आलेप बन जाता है और इससे रंग की बर्बादी भी कम होती है। इस विधि की कार्यशैली को आप इस चैनल पर भी देख सकते हैं जिसकी लिंक हमने दे दी है। नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के दैनिक जीवन में होने वाले उपयोग में से एक उपयोग की चर्चा करेंगे और फोटोकॉपी मशीन किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक फोटोकॉपी मशीन का मुख्य भाग में से एक धातु का ड्रम, और ये धातु का ड्रम एक फोटोसेंसिटिव पदार्थ से की एक परत इस धातु के ड्रम के ऊपर होती है और इस फोटोसेंसिटिव पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है वो यह है कि जब भी इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वह फोटोसेंसिटिव पदार्थ उस स्थान से एक सुचालक की तरह कार्य करता है। इस धातु के ड्रम को कोरोना वायर से आवेशित किया जाता है। इसका दूसरा भाग जो कि काफ़ी मुख्य भाग है, इंक, शाही का ड्रम, और एक तीसरा भाग कन्वेयर बेल्ट जिससे हम कागज़ को इस ड्रम के पास में लेके जाते हैं। तो जब भी हम जिस कागज़ की प्रतिलिपि निकालनी है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इस कागज़ को फोटोकॉपी मशीन के ऊपर जिस जगह एक ग्लास की विंडो है उसके ऊपर उल्टा करके रखते हैं तो एक लैंप से एक बहुत ही अधिक प्रकाश इस पूरे कागज़ को स्कैन करता है और परावर्तित होकर एक लेंस के से पास होकर इस धातु के ड्रम के ऊपर आता है। तो इस कोरे कागज़ में जिस जिस जगह पर कुछ लिखा हुआ है उस जगह को छोड़कर, क्योंकि वो काले स्याही से लिखा हुआ है, बाकी सभी स्थान से प्रकाश परावर्तित होकर इस ड्रम के ऊपर गिरता है। तो इस प्रकार हमें इस धातु के ड्रम के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रति प्राप्त हो जाती है। आवेश केवल उस जगह रह जाता है जिस जगह पर इस कागज़ के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अब जब ये धातु का ड्रम घूमता है और इस स्याही के ड्रम के पास पहुंचता है जो कि पहले से ही कुछ ऋणावेशित है, जो स्याही के कण हैं वो ऋणावेशित हैं, और ये स्याही के कण इस धनावेशित आवेश की तरफ आकर्षित होते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं। जब ये ड्रम घूमता हुआ एक कोरे कागज़ की तरफ पहुंचता है, जो कि यह कोरा कागज़ भी अधिक धनावेशित रहता है इस धातु के ड्रम से। तो ये धातु के जो स्याही के कण हैं वो इस कोरे कागज़ के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। इसके बाद क्योंकि ये सिर्फ अभी विद्युत बल की वजह से चिपके हुए हैं, तो जब ये कोरा कागज़ आगे दो हीटिंग ड्रम से होकर गुजरता है तो हमें एक स्थिर छपी हुई एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है। इस प्रकार
एक फ़ोटोकॉपी मशीन कार्य करता है। तो ये फ़ोटोकॉपी मशीन का मूल सिद्धांत है। आज के समय में हम रंगीन प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारी प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं और हमें बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये तकनीकी उन्नति की वजह से हमारे पास अभी डिजिटल फ़ोटोकॉपी मशीन भी है। मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में भी पता करें कि किस तरीके से मूल सिद्धांत इन मशीन का भी यही है, किंतु कुछ तकनीकी उन्नति इनके अंदर करने के कारण ताकि हम उस इमेज को एक बार स्टोर करते हैं और फिर बार बार हमें उस कोरे कागज़ को स्कैन नहीं करना पड़ता। आप इसके बारे में पढ़ें। और इसका एक चलचित्र, एक वीडियो से लिया गया है जिसका लिंक हम प्रोवाइड करेंगे, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।